गणेश चतुर्थी की चहल पहल हर ओर दिखाई दे रही थी। कोई नए कपड़े खरीद रहा था तो कोई मिठाइयाँ खरीद रहा था, कोई छोटी सी गणेश जी की मूर्ति अपने घर ले जा रहा था तो कोई बड़ी सी मूर्ति अपने घर ले जा रहा था। गरीब के घर आए गणेश जी। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है, शोलापुर। उसी गांव में विनायक आमटे नाम का एक आदमी रहता था जो कपड़े की फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उसकी एक दिव्यांग बेटी थी, चुनमुन। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता और जितना संभव हो उसकी हर जरूरत को पूरी करने की कोशिश करता। लेकिन इन दिनों जब पूरा महाराष्ट्र जब गणेश चतुर्थी मनाने की तैयारी कर रहा था, उस समय विनायक एक भारी संकट से गुजर रहा था और वो संकट था उसकी नौकरी का चले जाना। देखो, कंपनी बहुत घाटे में चल रही है। घाटे में रहकर हम तुम्हें तनख्वाह तो नहीं दे सकते। साहब, कुछ तो हमारा और हमारे परिवार का सोचो। हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? विनायक का घर पहले भी उसकी कमाई से किसी तरह चल ही जाता था और उस पर नौकरी का चले जाना जले पर नमक की तरह था। उसने अपनी नौकरी चले जाने की बात अपनी बेटी चुनमुन को नहीं बताई थी और वो पहले की तरह ही हर दिन अपने घर से निकलता और रात को 8 या 9 बजे लौटता। एक दिन जब वो घर से फैक्ट्री के लिए निकल रहा था, तभी चुनमुन बोलती है, बाबा, फैक्ट्री जा रहे हो आप? हाँ चुनमुन। बाबा, परसों ना गणेश चतुर्थी शुरू हो जाएगी। इस बार गणेश जी की मूर्ति लाओगे ना? हाँ बेटा, जरूर लाऊंगा। सुनो ना बाबा, इस बार थोड़ी बड़ी मूर्ति लाना। जब हम पिछली बार विसर्जन करने गए थे ना समंदर में, तो मैंने देखा था एक बड़ी सी मूर्ति। वो मुझे बहुत पसंद आई थी। जानते हैं ना बाबा, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अगले साल बड़े से गणपति बप्पा को घर लाऊंगी। ठीक है बाबा, ले आऊंगा। बाबा, बहुत दिनों से जलेबी भी नहीं खाई। क्या शाम को आप जलेबी ले आओगे? हाँ, लेता आऊंगा। और गणेश चतुर्थी पर पहनने के लिए नई फ्रॉक भी ला दूंगा। पिछले 2 सालों से तू वही पुरानी सी फ्रॉक पहनती है। वो अपनी बेटी से वादा करके तो चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि अगर आज भी विनायक को कोई काम नहीं मिला तो वो अपनी बेटी की ख्वाहिश कैसे पूरी करेगा। और जैसा कि उसे अंदेशा था, उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। आज भी कोई काम नहीं मिला, ऐसे में कैसे चलेगा सब? चुनमुन के गणेश जी कहाँ से आएंगे? उसकी नई फ्रॉक कैसे आएगी? उस दिन जब वो अपने घर लौट रहा था तो गणेश चतुर्थी की चहल पहल हर ओर दिखाई दे रही थी। कोई नए कपड़े खरीद रहा था तो कोई मिठाइयाँ खरीद रहा था, कोई छोटी सी गणेश जी की मूर्ति अपने घर ले जा रहा था तो कोई बड़ी सी मूर्ति अपने घर ले जा रहा था। क्या बप्पा, हम जैसे लोगों को तू बनाता ही क्यों है? अरे गरीब कुछ नहीं खरीद सकता, ना तो अपनी छोटी सी मूर्ति और ना ही अपनी बेटिया के लिए फ्रॉक। विनायक यही सोचते हुए अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसकी नजर एक बड़ी सी दुकान पर गई। उस दुकान में गणेश जी की कई सारी मूर्तियाँ बिक रही थी और कपड़े भी। विनायक की नजर बप्पा की एक मूर्ति और चुनमुन के लिए एक फ्रॉक पर गई जो दुकान के बाहर रखे पुतले ने पहन रखी थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि चुनमुन ये मूर्ति और ये फ्रॉक देखकर कितनी खुश होगी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें 5 रुपए का एक सिक्का पड़ा था। 5 रुपए? क्या होगा इसमें? विनायक जेब में पड़े पैसे और उस फ्रॉक और गणेश जी की मूर्ति को बाहर से ही घूर कर देखता रहा। तभी दुकान का मालिक बाहर आया। ओए, यहाँ मेरी दुकान के बाहर खड़ा होकर क्या घूर रहा है? कहीं चोरी वोरी करने का कोई इरादा तो नहीं है? अरे नहीं साहब, मैं कहाँ चोरी करूँगा। मैं तो बस वो देख रहा था जिसकी जिद मेरी बिटिया कर रही थी। अच्छा साहब, ये गणपति बप्पा की मूर्ति और ये फ्रॉक कितने की है? उसकी बातों को सुनकर दुकान का मालिक उसे घूरते हुए बोला, देख, ये तेरे औकात के बाहर की चीजें हैं। ये तू 7 जन्मों में भी नहीं खरीद पाएगा। चल अब भाग यहाँ से, दुकानदारी का समय भिखारियों का नहीं। विनायक के कानों में उस दुकान के मालिक के शब्द किसी तीर की तरह चुभ रहे थे और वो सोच रहा था कि ईश्वर हम गरीबों की किस्मत में औकात के बाहर दुख लिख देता है। बहरहाल इन शब्दों से ज्यादा उसे इस बात की फिक्र थी कि घर का राशन जो अब लगभग समाप्त हो गया है वो कैसे आएगा। इसके बाद विनायक उस दुकान से निकलकर अपने घर पहुंचता है। चुनमुन, चुनमुन। अपने बाबा की आवाज सुनकर चुनमुन बैसाखी के सहारे चलती हुई बाहर आती है। अरे बाबा, आ गए आप? हाँ बेटा, आ तो गया, लेकिन मैं तेरी जलेबियाँ भूल गया। लेकिन कोई नहीं, कल मैं जरूर ले आऊंगा।
तुम्हारी जलेबियां और गणपति की बड़ी वाली मूर्ति भी तो लानी होगी, कल से पूजा जो शुरू हो जाएगी। विनायक अपनी बेटी से झूठ कह रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी बेटी को आज सारी सच्चाई का पता उस समय लग गया जब उनके जाने के बाद उनका दोस्त दिनकर चाचा घर पर आए थे और उन्होंने उसकी नौकरी चले जाने की बात चुनमुन को बता दी थी। सुनना बेटी, आज फैक्ट्री में मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा पेट में भी दर्द है, इसीलिए मैं सोने जा रहा हूँ, तू रोटी खा लेना। हाँ, ये कहकर विनायक सोने चला गया। लेकिन आज चुनमुन को इस सच्चाई का पता चल गया था कि क्यों आजकल हर दिन उसके बाबा पेट भर के खाना नहीं खाते हैं और क्यों उनके पेट में हमेशा दर्द होता है। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि अगर वो भरपेट खाना खाते तो घर का राशन कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता। ये सब बातें सोचकर आज उसकी आंखें बार बार भर रही थी। अगले दिन गणेश चतुर्थी थी। आज विनायक सुबह सुबह घर से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद चुनमुन आसमान की ओर देखते हुए अपने बप्पा से शिकायत करते हुए कहती है, बप्पा देखो ना, आज तो पूजा का दिन है, लेकिन मेरे पास ना तो आपकी मूर्ति है, ना दिया और ना ही बाती और ना ही मोदक है। फिर भी मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। पप्पा, आप तो ये दुनिया चलाते हैं ना, फिर आपकी दुनिया में मेरे बाबा के साथ ये अन्याय क्यों? मैं आपसे धन दौलत नहीं मांगती, बस सिर्फ 2 रोटी मांगती हूँ मेरे बाबा के लिए। जानते हैं ना, वो मुझसे झूठ बोलते हैं और पेट दर्द का बहाना करके सो जाते हैं ताकि मैं भूखी ना रहूं। पापा, मेरी माँ नहीं है, आपने मेरे भाग्य में ये बैसाखी भी लिख दी है, लेकिन इनके लिए मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन पापा, अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया तो मैं चुप नहीं रहूंगी, अब से लड़ूंगी। पापा, मेरे बाबा को कोई काम दिला दो ना, उन्हें कोई भी काम दिला दो प्लीज पापा। दूसरी ओर आज विनायक ने तय कर लिया था कि वो कोई भी काम करेगा, लेकिन अपनी चुनमुन की इच्छा जरूर पूरी करेगा। हे गणपति बप्पा, कम से कम आज इतने पैसे कहीं से दिला दे कि अपनी बिटिया के लिए थोड़ी जलेबी तो ले जा सकूं। विनायक ये सोचते हुए उसी दुकान के पास से गुजर रहा था जहां कल दुकान के मालिक ने उसका बहुत अपमान किया था। तभी उसने देखा कि दुकान का मालिक बहुत ही चिंतित अवस्था में दुकान से बाहर निकल रहा है। उसे देखकर उसे डर सा लगा, लेकिन वो इतनी जल्दी में था कि उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। लेकिन इसी जल्दबाजी के कारण उसके हाथ से एक बड़ा सा काले रंग का बैग गिर गया। विनायक ने भागकर उस बैग को उठाया और मालिक को आवाज देने लगा, मालिक, ये आपका बैग गिर गया है। लेकिन मालिक की कार तो दूर निकल गई थी। पता नहीं विनायक के दिल में क्या आया और उसने उस बैग को खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बैग नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। हे भगवान, इतने सारे पैसे! मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे हैं। इन पैसों से तो मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। चुनमुन को जो चाहिए वो मैं उसे दे सकूंगा। लेकिन इस सोच के साथ साथ एक दूसरी सोच भी उसके दिमाग में चल रही थी। नहीं, ये मेरे पैसे नहीं हैं, ये तो इस दुकान के मालिक के हैं। मैं ये कैसे ले सकता हूँ? ये तो पाप होगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। पता नहीं इन पैसों का सेठ इसका क्या करने वाला था। वो एक बार फिर से बैग को उठाए कार के पीछे पीछे पूरी स्पीड में भागने लगा, लेकिन वो कार तो आंखों से ओझल हो चुकी थी। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा दुकान के मालिक को? हाफते हुए विनायक ये सोच रहा था, तभी उसकी नजर उस दुकान के मालिक की कार पर गई, जो एक बड़े से अस्पताल के बाहर खड़ी थी। उस कार को देखकर उसकी सांस में सांस आ गई। चलो, अब सेठ जी की अमानत उन्हें सौंप दूं और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। वो भागते हुए अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के आईसीयू के बाहर उसे वो सेठ अपनी पत्नी के साथ खड़ा दिखाई दिया। सेठ और उसकी पत्नी दोनों रोए जा रहे थे। विनायक को लगा कि वे दोनों पैसों के लिए ही रो रहे हैं। साहब, आप क्यों रो रहे हैं? ये रहा आपका बैग। आप जब अपनी दुकान से बाहर निकल रहे थे तो ये बैग वहाँ गिर गया था। ये लीजिए अपना बैग। साहब, मैंने ये बैग चोरी नहीं किया है। उस दुकान के मालिक का इकलौता बेटा जिसका भयानक एक्सीडेंट हो गया था और वो मौत से जूझ रहा था। एक्सीडेंट में उसका बहुत सारा खून बह गया था। उसके बेटे का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर था।
इसीलिए उसने एक डोनर से बात की थी। उस डोनर ने ब्लड के बदले में बहुत सारे पैसे मांगे थे। दुकान का मालिक वही पैसे लेकर अस्पताल आ रहा था, तभी वो बैग वहीं पर गिर जाता है। इधर अस्पताल में बिना पैसों के उस डोनर ने ब्लड देने से इनकार कर दिया और दोनों पति पत्नी उसी चिंता में रोए जा रहे थे। विनायक को जब ये बात पता चली तो वो कहता है, अरे साहब, खून तो ईश्वर का दिया हुआ है, भला उसके कोई पैसे कैसे मांग सकता है? ये हवा पानी सब तो ईश्वर का है, वो तो कभी हमसे पैसे नहीं मांगता। साहब, बुरा ना माने तो मेरा टेस्ट करवा लें, क्या पता मेरा खून आपके बेटे के ब्लड ग्रुप से मिल जाए। उस दुकान का अमीर मालिक जो कल विनायक को औकात की बात समझा रहा था, वो आज उसके व्यवहार के आगे खुद को नीचा महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के आगे कल की सारी घटना आ गई। उसने हाथ जोड़कर विनायक से माफी मांगी। विनायक का ब्लड ग्रुप उस दुकानदार के बेटे से मिल गया और उसकी जान बच गई। तुमने मेरे बेटे को नया जीवन दान दिया है, मैं इसका कोई मूल्य तो नहीं दे सकता, लेकिन इस बैग में जितने भी पैसे हैं वो तुम्हारे हैं, तुम उसे ले लो। ये कैसी बात कर रहे हैं साहब? जान बचाने वाला तो बप्पा है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर मैंने ये पैसे आपसे ले लिए तो फिर बप्पा को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये कहकर वो वहाँ से चला गया। विनायक काफी रात को जब अपने घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी बेटी घर के अंदर बैठी गणपति जी की पूजा कर रही है और ये वही मूर्ति है जो उसने उस दुकान में देखी थी। यही नहीं, चुनमुन ने वही फ्रॉक भी पहन रखी थी जो उसे उस दुकान में पसंद आई थी। चुनमुन ने जब अपने बाबा को देखा तो वो कहती है, बाबा बाबा, ये देखो मेरे बप्पा और मेरी नई फ्रॉक कितनी सुंदर है ना। आज मैंने भरपेट जलेबी खाई। बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। बप्पा ने मेरी सारी मुरादें पूरी कर दी है। आज आपको नई नौकरी भी मिली है ना, है ना बप्पा? तभी पीछे से दुकान के मालिक और उसकी पत्नी विनायक के पास आते हैं। क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? मालिक की बातों को सुनकर विनायक की आंखें भर आती हैं और सभी लोग एक साथ बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।